ट्रैक है 34 और टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधानों के सोपान। क्रियात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित 6 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। इसमें पहले तो समस्या की पहचान करना, दूसरा है समस्या को परिभाषित एवं परिसीमित करना, और तीसरा है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, चौथा है समस्याओं को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, और चौथा है समस्याओं को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, और पांचवा क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप, और छठा है क्रियात्मक अनुसंधान कार्य योजना संबंधी निष्कर्ष। पहले तो समस्या की पहचान करना। एक शिक्षक को अपने कार्यों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए, तभी उसे अपने क्षेत्र की समस्याओं की अनुभूति हो सकती है। अधिकांश शिक्षक अपने कार्यों के प्रति भी संवेदनशील नहीं होते, अतः उन्हें कोई भी समस्या ही महसूस नहीं होती है। जिज्ञासु एवं परिश्रमी शिक्षक संवेदनशील भी होते हैं और उन्हें समस्या की अनुभूति भी होती है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी संवेदनशील शिक्षक को समस्या व्यापक रूप से भी महसूस होती है, लेकिन उसमें एक विशेष क्षेत्र का भी चयन करना पड़ता है और इसके लिए उस विशेष क्षेत्र की समस्या की गंभीरता की अनुभूति होती है। फिर समस्याओं को परिभाषित एवं परिसीमित करना। समस्या की पहचान होने के बाद में उसको परिभाषित करना है, यानी कि समस्या के तत्वों का विश्लेषण करके भी उसका रूप निश्चित कर लिया जाता है। परिभाषीकरण के पश्चात ही अनुसंधानकर्ता अपने लक्ष्य एवं क्रियाएं निर्धारित कर सकता है। परिसीमन का तात्पर्य समस्या का स्थानीयकरण करना है, जैसे कि समस्या से संबंधित कक्षा स्तर, विशेष विद्यार्थी समूह, कालांश इत्यादि का निर्धारण कर दिया जाता है, जिससे कि समस्या के समाधान के लिए भी निश्चित दिशा मिलती है। फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण है। अनुसंधानकर्ता वस्तुनिष्ठ रूप से भी कारणों का विश्लेषण करता है तथा उन कारणों से संबंधित साक्ष्य भी एकत्रित करता है। समस्या के कारणों में निम्न बातों का महत्व दिया जाता है। पहले तो तर्कसंगत परीक्षणीय विशिष्टता तथा नियंत्रण। समस्या के कारणों की प्रकृति भी देखी जा सकती है, जैसे कि ये कारण अनुसंधानकर्ता द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं या नहीं, और इसके आधार पर भी परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। फिर क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। इस समस्या के संभावित समाधान की परिकल्पनाएं कहलाती हैं। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का स्रोत तो समस्याओं के कारणों का विश्लेषण होता है। शोधकर्ता के उन्हीं कारणों को महत्व देना चाहिए जो कि उसके नियंत्रण में हो। क्रियात्मक परिकल्पना के दो पक्ष होते हैं, यह है क्रियात्मक पक्ष और वह है लक्ष्य पक्ष। एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना में दोनों ही पक्षों का समावेश होना जरूरी है, क्योंकि क्रियात्मक पक्ष बताता है कि ये क्रियाएं इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही की जाएंगी। फिर है पांचवा क्रियात्मक परिकल्पना परीक्षण का प्रारूप। क्रियात्मक परिकल्पना की समस्या का संभावित समाधान होता है, इसलिए इनकी पुष्टि के लिए भी रूपरेखा तैयार की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप बहुत ही लचीला होता है। इसमें एक समय में एक ही क्रियात्मक परिकल्पना का परीक्षण पुष्टि की जाती है, और यदि प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है तो दूसरा प्रारूप तैयार किया जाता है। इस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा अनुसार अनुशासन प्रारूप को बदल सकता है। फिर एक क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी निष्कर्ष है। अनुसंधानकर्ता प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यिकी प्राविधियों द्वारा विश्लेषण करता है और इन प्रदत्तों के विश्लेषण के परिणामों को आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन भी किया जाता है। फिर है क्रियात्मक परिकल्पनाओं की स्वीकृति करना या फिर अस्वीकृत करना। इन निष्कर्षों के आधार पर भी निकाला जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर भी विद्यालय फिर कक्षा की समस्याओं के सुधार संबंधी उपाय के निकलते हैं, और ये निष्कर्ष निकल कक्षा तथा विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया के में सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। ये निष्कर्ष व्यवहारिक होते हैं और इनका प्रयोग भी सीमित होता है, और क्योंकि समस्या का स्वरूप भी स्थानीय होता है। जिस शिक्षक ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया, उसके निष्कर्ष को वह स्वयं ही अपनी समस्याओं के समाधान में काम में ले सकता है, और इसलिए भी इन निष्कर्षों से नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, और इसीलिए बल्कि उन क्रियाओं की ओर से संकेत भी करते हैं और जिससे कि समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना का प्रारूप है। इसमें पहला तो योजना शीर्षक, दूसरा योजना का उद्देश्य, तीसरा योजना की प्रणाली, चौथा योजना का मूल्यांकन, पांचवा योजना में अनुमानित व्यय, और छठा है संस्था का नाम तथा छात्रों की संख्या विभाग सहित, और सातवां विभिन्न विषयों के शिक्षकों की संख्या, और आठवां विद्यालयों में योजना के लिए उपलब्ध सुविधाएं। यह योजना की पृष्ठभूमि, वह है विद्यालय के लिए योजना का महत्व, है समस्या को पहचानना, और है समस्या को परिभाषित व परिसीमित करना, और यह है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, और वह है क्रियात्मक परिकल्पनाओं की परख, और लहर योजना के बारे में निष्कर्ष, और वह अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी। और फिर है क्रियात्मक अनुसंधान योजनाओं के लिए सुझाव। शोधकर्ता प्रत्येक रूप से समस्या से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा समस्या का स्वरूप वास्तविक होना चाहिए, और तीसरा योजना का नियोजन इस प्रकार से करें कि विद्यालय की एक अन्य गतिविधियां प्रभावित ना हो, और चौथा योजना का प्रत्यक्ष संबंध विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तरगत प्रगति एवं गुणात्मक विकास से होना चाहिए, और पांचवा योजना का मूल्यांकन विश्वसनीय वैध उपकरणों से किया जाना चाहिए, और छठा क्रियात्मक परिकल्पना के प्रतिपादन में उन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि शिक्षक या शोधकर्ता के नियंत्रण में हों, और सातवां योजना की रूपरेखा समय, श्रम एवं धन की दृष्टि से
सीमित वही होनी चाहिए। और 8वां, इस समस्या का चयन वस्तुनिष्ठ तरीके से हो तथा इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। और 9वां, इस समस्या के कारण का पता वस्तुनिष्ठ तरीके से कुछ साक्ष्यों के आधार पर भी किया जाना चाहिए। फिर क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं अथवा क्षेत्र हैं। अनुसंधान को विद्यालय में सुधार एवं उसकी कार्यशैली में प्रगति लाने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में सार्थक रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पुस्तकालय व वाचनालय में सुधार संबंधी समस्या, दूसरा भाषा विशिक्षण में वर्तनी या फिर वाचन संबंधी त्रुटियों की समस्या, जैसा विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने की समस्या, और चौथा अनुशासनहीनता, देरी से आना, गृह कार्य न करके लाना, स्कूल से भागना, चोरी करना, मारपीट करना, शिक्षण कार्य में रुचि न लेना इत्यादि में संबंधित समस्याएं हैं। 5वां, मानचित्र एटलस व अन्य प्रायोगिक कार्यों में रुचि न लेने से संबंधित समस्याएं, और छठा, शिक्षक, प्रबंधक, प्रशासन व प्राचार्य संबंधी समस्याएं। सारांश है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाया जाता है और ये शिक्षा की व्यवहारिक समस्या से जुड़ा हुआ होता है। इसके द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में भी कोई नया योगदान नहीं दिया जाता है और इसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही होता है और शोधकर्ता का प्रमुख उद्देश्य तो अपने ही क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालना है तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार एवं परिवर्तन लाना है। और ये शोधकर्ता शिक्षक, प्राचार्य, प्रबंधक एवं प्रशासन भी हो सकता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल्य उद्देश्य है। उत्तर है इसका समस्या का समाधान ढूंढना। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम उपयोग किया था। उत्तर है बंकिंगम ने। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। उत्तर है इसमें 4 दे रखे हैं। एक तो समस्या का व्यवहारिक अध्ययन करना, दूसरा है समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालना, तीसरा है कार्यप्रणाली में सुधार लाना और चौथा ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो इसमें यही कार्य नहीं किया जाता, ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त सभी में। एक तो शिक्षण विधियों व प्रविधियों में सुधार हेतु, दूसरा विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, और तीसरा विद्यालय में अनुशासन से संबंधित समस्याओं के सुधार हेतु। फिर क्रियात्मक अनुसंधान हेतु प्रथम सोपान है। उत्तर है इसका समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है जो उत्तर निष्कर्ष है। इसका अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। अनेक प्रश्न, राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने की संस्था है। उत्तर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु प्रायोगिक योजना का प्रारूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था। उत्तर है इसका NCERT द्वारा। दैट्स ऑल। अब है नेक्स्ट टॉपिक, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा के महत्व को भी दृष्टिगत रखते हुए राज्य में नीति निर्देशक तत्वों से संविधान के अनुच्छेद 45 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु भी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। और इस संशोधन द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21A मूल अधिकार तथा अनुच्छेद 51A मूल अधिकार में नया वाक्यांश क्लसस के जोड़ा गया है और तथा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है। फिर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई सन 2009 को तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त सन 2009 को पारित किया गया और इसके तहत ही संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत ही बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है और यह अधिनियम 1 अप्रैल सन 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया है। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है और राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 निर्मित करके 29 मार्च सन 2011 को अधिसूचित कर दिए हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थिति सभी सरकारी व गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिनमें की कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वे अनुदानित हो अथवा गैर अनुदानित हो तथा चाहे वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो या फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो अथवा अन्य किसी बोर्ड संस्था से संबद्ध हो में लागू होते हैं। और निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार भी अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान निम्न है। एक तो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार धारा 3 इस अधिनियम के द्वारा भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक सरकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी तथा प्रत्येक बालक का अनिवार्य प्रवेश भी उपलब्ध स्थिति और उसे पूरा करना सुनिश्चित करना और प्रत्येक सरकार का दायित्व होगा।
फिर ऐसे बालकों जिन्हें की प्रवेश नहीं दिया गया है के लिए विशेष उपबंध है। धारा 4, जहाँ की 6 वर्ष से अधिक की आयु के किसी भी बालक को किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार ही समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तथा ऐसे बालक को अन्य बालकों के समान होने के लिए निश्चित समय सीमा के भीतर और निश्चित रीति से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। ऐसे बालक को 14 वर्ष तक की आयु के पश्चात ही प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक ही निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी किसी भी दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के साथ में पक्षपात न हो तथा वह प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रह जाए। फिर अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। धारा 5, किसी भी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं होने पर भी बालक को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार होगा और ऐसी स्थिति में उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक ऐसे बालक को अन्य विद्यालय में प्रवेश कर लेने के लिए तुरंत स्थानांतरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। पहला धारा 6, निर्धारित क्षेत्र या फिर सीमा के भीतर भी विद्यालय न होने पर भी समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अन्य अधिनियम के प्रारंभ होने से 3 वर्ष के भीतर भी विद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार उचित निधि व अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और फिर स्कूल का बुनियादी ढांचा जहां यह एक समस्या है 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाएगा, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर है 3 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए भी सरकार द्वारा निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की जाएगी और दुर्बल व अलाभित समूह के बालकों के लिए भी नजदीकी निजी विद्यालय में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। और धारा 12, और नेक्स्ट प्रवेश के लिए आयु का सबूत। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र या फिर अन्य कोई भी विहित दस्तावेज आयु का आधार होगा और लेकिन आयु का सबूत न होने के कारण भी किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। बालक प्रारंभ में अथवा किसी विहित समय में कभी भी शाला में प्रवेश ले सकेगा। धारा 15, और किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी भी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या फिर विद्यालय में से प्राथमिक शिक्षा पूरी हो किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। धारा 16, और फिर किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और यह उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। फिर मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। बिना मान्यता प्रमाण पत्र के विद्यालय स्थापित करने पर उस 1 लाख रुपए जुर्माना तथा प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए 10,000 प्रति दिवस जुर्माना देय होगा। धारा 19 के तहत किसी भी विद्यालय को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इस अधिनियम में दी गई अनुसूची में वे निर्दिष्ट मान या फिर मानकों को पूरा नहीं करता। विद्यालय प्रबंध समिति। प्रत्येक विद्यालय एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा जिसमें कि प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता या फिर संरक्षक को भी और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे और ऐसे समिति में कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या फिर संरक्षक होंगे। इस समिति की 50% सदस्य स्त्रियां होंगी। धारा 21, और विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी। यह विद्यालय के कार्यकारण को मॉनिटर करना, वह विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उनकी सिफारिश करना, सह समुचित सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के प्रयोग को भी मॉनिटर करना और ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करना जो कि विहित किए जाएं। फिर प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी। और धारा 22, और प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात इस अधिनियम में वर्णित अनुसूची के अनुसार होगा और किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना आपदा राहत कार्यों का स्थानीय प्राधिकारी या फिर राज्य में विधान मंडलों या फिर किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना आपदा राहत कार्यों का स्थानीय प्राधिकारी या राज्य में विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभियोजनित नहीं किया जाएगा। और धारा 27, शिक्षक के दायित्व। धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे यह विद्यालय में उपस्थित होने से नियमितता और समय पालन। वह धारा 29 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना और सह निर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना और प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण आदि यदि कोई हो जोड़ना और यदि माता पिता संरक्षकों के साथ में नियमित बैठकें करना और बालकों के बारे में उपस्थिति में नियमितता शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी भी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना और
धारा 28 के अनुसार ही कोई भी शिक्षक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करेगा। फिर किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। और धारा 30 के अनुसार ये प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक द्वारा कोई भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक नहीं है। और प्रत्येक बालक को भी जिसमें कि प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण कर लिया है विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर धारा 33 के तहत केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का तथा राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद का भी गठन करेगी, जिसमें कि अधिकतम 15 सदस्य